बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल बैंक ओवर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो पहले भी डिस्कस हुई थी, तो अब ये देखना है कि सेंट्रल बैंक जो है उसका क्या असर होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो वो मार्केट्स होती हैं जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सेल एंड परचेज होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सेल एंड परचेज जहां पे होगा वो फाइनेंशियल मार्केट्स कहलाएंगी। तो नॉर्मली जब हम विद रिस्पेक्ट टू नेचर इसको डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को, तो वो दो तरह की होती है। एक होती है डेट मार्केट और एक होती है आपकी इक्विटी मार्केट। तो जैसे यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि फर्म्स में ऑब्टेन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म कैपिटल एज ए शेयर कैपिटल और एज ए लोन कैपिटल, ये दो तरह की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरह की होती हैं। एक डेट मार्केट होती है और एक जो है वो इक्विटी मार्केट होती है। तो अब ये दोनों तरह की मार्केट्स जो हैं, इक्विटी मार्केट हो या डेट मार्केट हो, डेट मार्केट को बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेट लेने का तरीका ये है कि आप बॉन्ड इशू करते हैं, बॉन्ड। और इक्विटी मार्केट को शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है एक्चुअली कि जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से डेट मार्केट को अफेक्ट करता है और किस तरीके से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को अफेक्ट करता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि बल्कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम समझ लें मज़ीद, वो ये कि फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो वो दो तरह की हैं। एक है मनी मार्केट और दूसरा जो है वो क्या है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है भी फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन मनी मार्केट वो है जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है। और जो कैपिटल मार्केट होती है उसके अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है। समझ गए? तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे चूँकि फाइनेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर लेस देन जो है वो लेस देन 1 ईयर के जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ईयर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये तो फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल मार्केट को हम देखें विद रिस्पेक्ट टू क्लेम, तो वो दो तरह की, जैसे मैंने अभी पहले बताई है विद रिस्पेक्ट टू क्लेम। तो वो है, एक है जिसे हम कहते हैं डेट मार्केट, जिसको हम बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं, बॉन्ड मार्केट। और दूसरी जो होती है वो स्टॉक मार्केट होती है, जिसे आप शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट कहते हैं। ठीक है ना जी, शेयर या इक्विटी एक ही बात है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्लेम है क्योंकि इसके अंदर आप कंपनी के मालिक बनते हैं और इसमें मालिक नहीं बनते। डेट मार्केट में आप मालिक नहीं होते लेकिन स्टॉक मार्केट में आप मालिक होते हैं। तीसरा जो होता है विद रिस्पेक्ट टू यानी फाइनेंशियल मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है
वो विद रिस्पेक्ट टू नेचर है, ठीक है ना। ये विद रिस्पेक्ट टू नेचर देखें तो फिर दो तरह से है। एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है, फाइनेंशियल मार्केट ही है ये भी, और ये सेकेंडरी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट है। इसमें न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है। न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है, सेल एंड परचेज होती है, न्यू। और जो सेकेंडरी होती है उसमें ओल्ड या एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है, तो इसमें ओल्ड होते हैं। तो ये तीन तरह की मैंने क्लासिफिकेशन बताई है, फाइनेंशियल मार्केट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड, फाइनेंशियल मार्केट विद रिस्पेक्ट टू द क्लेम, एंड फाइनेंशियल मार्केट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर। तो ये मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी बात। अब इनमें से कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, इस पे सेंट्रल बैंक का क्या रोल है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, शॉर्ट रन की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सेल एंड परचेज किए जाते हैं। और शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि जब भी आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल एंड परचेज करेंगे तो वो एक साल से कम के मतलब होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसलिए वो इसका मतलब है कि उनमें लिक्विडिटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है। और दूसरी तरफ जब आप लॉन्ग टर्म की तरफ चले जाएंगे, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इससे आगे चले जाएं, इससे आगे जो है ये वाला देखें, दिस वन, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो कैपिटल मार्केट जो होती है उसके अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाई होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाई। और जब इंटरेस्ट रेट हाई होता ही उस पर है जिस पे लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है, तो ये चीज़ समझने वाली है। इसी तरीके से जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है, तो कोई 2 माह, कोई 4 माह, 6 माह, 8 माह, तो लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और इंटरेस्ट जो होता है, जहाँ भी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी से महरूम होने का इनाम ही तो इंटरेस्ट है। तो आप जब आप लिक्विडिटी और इंटरेस्ट दोनों नहीं ले सकते, दो मजे नहीं कर सकते, एक कर सकते हैं, या लिक्विडिटी का फायदा उठा लें या फिर क्या कर लें, या फिर लें। मतलब कैश है ना आपके पास, तो कैश आप अपने पास रखें और आप समझें कि आपको सूद भी मिलेगा, ये तो नहीं होगा ना। आपको किसी को अपनी लिक्विडिटी देंगे तो वो आपको सूद देगा ना, और जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए देंगे उतने टाइम पीरियड के लिए आप महरूम हो जाएंगे अपनी लिक्विडिटी से, और आपको इंटरेस्ट की जो कंपनसेशन है वो ज्यादा मिलेगी उस सूरत में। इसलिए लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है हमेशा। तो बहरहाल अब यहाँ पे ये देखिए कि जो मनी मार्केट्स होती हैं वो उनको कैसे ऑपरेट होती हैं। मनी मार्केट्स आर ऑपरेटेड बाय द बैंक्स, यानी एक्चुअली मनी मार्केट क्या है, वो बैंक्स ही हैं, क्योंकि बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो ही शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद रहे और बेच रहे होते हैं। तो मनी मार्केट क्या है, एक्चुअली बैंक्स ही हैं जो कि शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, या बैंक्स हैं या और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और मनी मार्केट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने भी आपको बताई कि मनी मार्केट जो है उसके अंदर लिक्विडिटी का एलिमेंट जो है वो ज्यादा पाया जाता है, दूसरी मैंने आपको बताई। और तीसरी ये कि यहाँ पर जो है वो होलसेल बोरोइंग और लेंडिंग होती है। कौन करता है, बैंक्स करते हैं, या लार्ज कंपनीज करती हैं, या गवर्नमेंट करती है। ये यानी ये मनी मार्केट के प्लेयर हैं जो मनी मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मनी मार्केट के ऑपरेशंस के अंदर बैंक्स होते हैं,
लार्ज कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट होती है जो कि बोरो कर रही होती है या लेंडिंग कर रही होती हैं, और ये होल सेल पे हो रहा होता है, यानी ज़्यादा मिकदार में आप लोन दे भी रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं। और मैंने भी आपको बताया कि मनी मार्केट जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म डेट मार्केट को कहते हैं, और इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है जी, ये लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, दो बातें होगी। इसको ऑपरेट कौन करता है मनी मार्केट को, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके मेजर प्लेयर्स कौन होते हैं इस मार्केट के अंदर, वो खुद बैंक्स होते हैं या कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट होती है। क्योंकि कंपनियों ने कर्जा लेना होता है या देना होता है, या गवर्नमेंट ने कर्जा लेना देना होता है, या बैंक्स ने कर्जा लेना देना होता है। ये तीन मेन प्लेयर होते हैं जो कि होलसेल बोरोइंग और लैंडिंग कर रहे होते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? अच्छा, इससे आगे चलें तो ये चूंकि बुक जो आप पढ़ रहे हैं ये यूके की बुक है, बरतानिया की बुक है। तो यूके के अंदर कुछ बैंक्स मौजूद हैं जिन्हें हम स्पेशलिस्ट बैंक्स कहते हैं, और इनको डिस्काउंट हाउसेस भी कहते हैं यूके के अंदर। ये क्या करते हैं, ये खास तौर पर जो गवर्नमेंट के बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स होते हैं या कमर्शियल बिल्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, ये यूके के अंदर। समझ गए? उनको डिस्काउंट हाउसेस कहा जाता है। अच्छा, अब ये तो चले, ये वाली बात तो स्पेसिफिकली यूके के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे जो अगली बात ये है कि जब गवर्नमेंट कब कर्जा लेती है, गवर्नमेंट उस वक्त कर्जा लेती है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रिजर्व से ज्यादा हो जाते हैं, यानी उनकी रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं। तो एक शॉर्टफॉल आ जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, यानी शॉर्टफॉल बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिजर्व्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर इस शॉर्टफॉल को या इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, फर्ज कर लें गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 100 रुपए है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 150 है। तो 50 रुपए का जो शॉर्टफॉल है या डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए 50 रुपए की ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है। ये गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल। तो आपको पता है, पहले भी बताया कि ट्रेजरी बिल हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है, और इसको खरीदने वाले कौन है, वो डिस्काउंट हाउसेज हैं यूके के अंदर या स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि बैंक्स ही खरीदें गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स को, उनको नॉन बैंक भी खरीद सकते हैं, यानी हम लोग भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो अमाउंट अगर इतनी ज्यादा हो जो हम खरीद ना सकते हो, या इतना ज्यादा कर्जा गवर्नमेंट जो चाह रही है वो हम ना दे सकते हो, फिर तो नॉर्मली बैंक्स फिर उसको खरीदते हैं। और ट्रेजरी बिल हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है, और डिस्काउंट हाउसेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट को कर्जा दे देते हैं फिर इसके बदले में, यानी ये बैंक्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स जिसे कहते हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान में भी जब गवर्नमेंट कर्जा लेती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, और यानी एक तरीका गवर्नमेंट का ये है कि ट्रेजरी बिल इशू करे और उसको वो सेंट्रल बैंक के जरिए बैंकों को भेज देती है और बैंक उनको कर्जा दे देते हैं। तो फर्ज करें जो ट्रेजरी बिल की कहानी है वो तो यही है ना कि वो हमेशा डिस्काउंट पे इशू होगी। तो फर्ज कर लें कि 1,000 रुपया की ट्रेजरी बिल है, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी फेस वैल्यू है। ये क्या है, ये फेस वैल्यू है 1,000 रुपया फेस वैल्यू। अब डिस्काउंट पे इशू होगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्राइस होगी वो इससे कम होगी, और फर्ज करें वो आपने 900 की खरीद ली, तो आपको खरीदते ही पता चल जाता है कि आपको क्या हुआ। आपको यानी फेस वैल्यू जो है वो एफ है, उसको फेस वैल्यू कह लीजिए, और जो परचेज प्राइस है वो 900 है, तो एफ माइनस पी जो है वो डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड अमाउंट है। तो वो कितनी है, 1,000 - 900, तो ये तकरीबन $100 बनती है। तो ये $100, अब आप इसका इंटरेस्ट रेट, अगर ये डिस्काउंट अमाउंट निकल आई ना, तो डिस्काउंट अमाउंट से डिस्काउंट रेट निकालना चाहें तो आप डिस्काउंट अमाउंट जो है वो रखें ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रखें 1,000, तो वो आपके पास आ जाएगी, यानी वो तकरीबन 10% बनती है। 10% डिस्काउंट रेट बन जाएगा, और यही 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट की शक्ल में इसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फेस वैल्यू और फेस वैल्यू का ये देखें, ये जो ट्रेजरी बिल होती हैं,
ट्रेजरी बिल्स होती हैं ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है। मैंने जैसे कहा कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 है, यानी गवर्नमेंट को $1000 का कर्जा चाहिए और आपने इसको परचेज किया, वो किया $900 का। तो डिस्काउंट जो है डिस्काउंट अमाउंट कितनी बनेगी? अमाउंट होगी एफ माइनस एफ माइनस पी। तो एफ माइनस पी करें तो $1000 माइनस $900, तो डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगी $100। अब इसका मतलब ये है कि $100 का आपको बेनिफिट हुआ और ट्रेजरी बिल होती हमेशा डिस्काउंट पे इशू है। डिस्काउंट का मतलब ये है कि उसकी परचेज प्राइस हमेशा फेस वैल्यू से क्या होती है? कम होती है। पी का मतलब परचेज प्राइस है। पी का क्या मतलब है? परचेज। पी का मतलब है परचेज प्राइस और ये इसका मतलब है फेस वैल्यू। तो अब आपसे कहा जाए कि जी डिस्काउंट रेट निकालें, ये तो डिस्काउंट अमाउंट है ना, अमाउंट हमेशा करेंसी में होगी, रेट हमेशा किसी ना किसी परसेंटेज में निकालेंगे। तो डिस्काउंट रेट होगा डिस्काउंटेड अमाउंट ओवर फेस वैल्यू इनटू 100। तो ये डिस्काउंट अमाउंट आ गई $100 डिवाइडेड बाय $1000 इनटू 100, तो ये बन जाएगी 10%। तो 10% जो है वो इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट बन जाएगा। और इसको आप यही जो डिस्काउंट रेट आया है इसको आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, जिस पर कमर्शियल बैंक्स ने सेंट्रल बैंक को कर्जा दिया है। क्योंकि सॉरी यानी जिस पर बैंकों ने गवर्नमेंट को कर्जा दिया है, सेंट्रल बैंकों ने गवर्नमेंट को कर्जा दिया। ठीक है ना जी। ये देखें तो इसका मतलब ये हुआ द प्राइस विच द डिस्काउंट रेट हाउस पेज फॉर द बिल रिफ्लेक्ट्स द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किस रिफ्लेक्ट करेगी? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को करेगी, क्योंकि उस प्राइस और फेस वैल्यू से डिस्काउंट रेट निकलेगा और डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट अमाउंट निकलेगी और डिस्काउंट अमाउंट से डिस्काउंट रेट आप फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया ना जी। इसी तरीके से यही काम यानी ये तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल के हवाले से हुआ। इसी तरीके से यही डिस्काउंटिंग प्रोसेस जो है कमर्शियल बिल्स के हवाले से भी हो सकता है। कमर्शियल बिल वही है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी से कर्जा लेती है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करेगी? उसको डिस्काउंट करेगी और फिर आपको ये पता होगा कि हम कितनी अमाउंट इन दी एंड आपको मिलेगी और किस तारीख को मिलेगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करेगा। सेम प्रोसेस। ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट कर्जा लेने के लिए यूज करती है। कमर्शियल बिल जो होते हैं वो कोई भी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कर्जा लेने के लिए, कोई कंपनी दूसरी कंपनी से कर्जा लेने के लिए कमर्शियल बिल इशू करती है। ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लोन लेने के लिए तकरीबन यूज होते हैं। तो ये क्लियर होगी बात आपको कि किस तरीके से ये दोनों चीजें यानी ट्रेजरी बिल हो या कमर्शियल बिल हो, दोनों डिस्काउंट पे इशू होती हैं और उन दोनों का फेस वैल्यू और प्राइस का जो डिफरेंस होता है वहां से डिस्काउंटेड अमाउंट आती है। डिस्काउंटेड अमाउंट को आप फेस वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्काउंट रेट बन जाता है और वही डिस्काउंट रेट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। फिर आगे चलें तो अगली बात वो बता रहा है कि मनी मार्केट दोनों लेवल पे काम कर रही होती है, प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। मैं अभी पहले बता चुका हूँ। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पर न्यूली फाइनेंशियल इश्यूड जो होते हैं ना, न्यू जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है। न्यू बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, न्यू। और सेकेंडरी वो होती है जिसके अंदर प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है। तो इसका मतलब मनी मार्केट जो है वो प्राइमरी मार्केट भी हो सकती है और मनी मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट भी हो सकती है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसके बाद ये है कि जो मनी मार्केट होती है खास तौर पर यूके के हवाले से अब ये बता रहा है कि यूके में 50,000 पाउंड या उससे ज्यादा जितने भी होते हैं उसमें इसकी डीलिंग होती है मनी मार्केट की, यानी होलसेल होती है ना, होलसेल के अंदर बोरोइंग एंड लैंडिंग हो रही होती है, यानी ज्यादा मिकदार में। ये जो बात अभी हमने कही थी यहाँ पे ये देखें, होलसेल बोरोइंग एंड लैंडिंग। तो होलसेल का मतलब है कि 50,000 पाउंड या उससे ज्यादा की मिलियन ऑफ पाउंड में जो है वो मनी मार्केट में बोरोइंग और लैंडिंग हो रही होती है।
और जब आप ज्यादा मिकदार में बोरविंग और लेंडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी है कम देते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट कम देते हैं तो उन कंपनियों की जिन्होंने कर्जा लिया होता है और वो ज्यादा मिकदार में कर्जा ले रही होती हैं, या गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने कर्जा लिया होता है, तो उनको फायदे होते हैं क्योंकि वो लेस इंटरेस्ट रेट पे वो कर्जा ले लेते हैं, और इन फायदों को वो हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी उसको बड़े पैमाने पर कर्जा लेने का फायदा होता है। फाइनेंशियल जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियली इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बात वो समझा रहे हैं वो ये है कि जो मनी मार्केट होती है उसका ज्यादा एम्फोसिस लिक्विडिटी पे होता है, तो लिक्विडिटी जब ज्यादा होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट तो ऑटोमेटिकली कम होता है, इसलिए ज्यादातर इसके अंदर कैश ज्यादा इन्वॉल्व होता है, यानी बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा जी वेरियस मार्केट और भी बता रहा है। प्राइमरी मार्केट मैंने अभी आपको बता दिया कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि न्यू जो स्टॉक होता है, न्यू शेयर होते हैं, न्यू बॉन्ड होते हैं, उनकी सेल एंड परचेज होती है। न्यू न्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी के अंदर ऑलरेडी जो पुराने होते हैं, एग्जिस्टिंग होते हैं, उनकी सेल एंड परचेज हो रही होती है, पुराने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज हो रही होती है। ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद इंटरबैंक मार्केट क्या होती है, ये भी पहले बताया हुआ है। इंटरबैंक मार्केट क्या होती है मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता दूं। इंटरबैंक मार्केट होता है जी कि बैंक दूसरे बैंक से जब कर्जा लेता, यानी बैंक ए, इसको बैंक ए और इसको बैंक बी कह लीजिए, कोई भी दो बैंक है, बैंक ए बैंक बी को कर्जा देता है या इससे कर्जा लेता है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर ये कर्जा लेता है या देता है उसको इंटरबैंक रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटर बैंक ऑफर रेट। तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वो कहते हैं कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, इसे कहते हैं KIBOR, काइबोर। और यूके के अंदर इसी चीज को कहते हैं लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, इसको LIBOR, लाइबोर कहते हैं, लाइबोर या लाइबोर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इसको क्या कहेंगे? के। तो के ऊपर एक बैंक दूसरे बैंक को कर्जा देगा या लेगा, ये समझ आ गई। अमेरिका के अंदर इसी चीज को कहते हैं फेडरल फंड रेट। फेडरल फंड रेट अमेरिका में जब एक बैंक दूसरे बैंक से कर्जा लेता है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे इंटरेस्ट रेट हैं। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो बहरहाल बैंकों के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को कर्जा देता है, जैसे HBL UBL को देता है, UBL HBL को देता है, इस तरीके से। ठीक हो गया जी। तो ये इंटरबैंक मार्केट समझ। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पहले समझें क्या होता है। ये इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक बैंक में जाके अपना पैसा जमा कराते हैं, तो वो बैंक आपको उसका सर्टिफिकेट दे देता है उस डिपॉजिट का। जी आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ पेपर एसेट, इन कागज का होता है, ये बैंक इशू करता है और ये शो करता है कितनी अमाउंट इस बंदे ने जमा करवाई है, ठीक है ना, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाता है। और अगर आप ये मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया, तो मुझे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देंगे जी कि दिस इज द सर्टिफिकेट दैट इज शोइंग दैट यू हैव डिपॉजिट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन आवर बैंक। मेरे पास आ गई, उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो उसके अंदर जो भी CD, इसे CD कहते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को CD कहते हैं, उसमें मेच्योरिटी डेट लिखी होगी, इतनी डेट के लिए मैंने बैंक में पैसा जमा कराया। तो बैंक में जो मैंने डिपॉजिट करवाया है, असल में बैंक को मैंने कर्जा दिया असल में, तो वो मुझे बता देंगे कि इतनी देर के लिए आपने जमा करवाया, इतना सूद होगा और इतनी इसकी मालियत है। डिनोमिनेशन का मतलब है मालियत।
और अगर मैं चाहूँ तो अब मैं अगर किसी और बंदे को, मतलब मेरा नाम रमजान है तो मैंने मिस्टर असलम को बेचना है, तो मैं वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उसको बेच दूंगा, समझ रहे हैं ना। और अब वो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, और जब टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाएगा, उसकी मेच्योरिटी आएगी, वो बैंक से जाके उसको खरीद सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बिफोर मेच्योरिटी भी जो है ना उसको बेचा जा सकता है। ठीक है ना जी। तो ये है सारी स्टोरी जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से थी। उसके बाद अब आ जाए आगे कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें, तो स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट वो है जहां पर लॉन्ग टर्म में आपने फंडिंग लेनी होती है, पैसा 1 साल से ज़्यादा का अगर आपने लेना होता है, तो इनको नॉर्मली कैपिटल मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। और पाकिस्तान में पहले आप जानते हैं कि 3 स्टॉक एक्सचेंज थी, एक इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज थी, एक लाहौर थी, और एक कराची स्टॉक एक्सचेंज थी। तो अब उसको 2016 में मर्ज करके एक ही बना दिया गया, उसे हम कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, फिर यूरोनेक्स्ट है, लंदन स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में मौजूद है, और ये ज़्यादातर हम उसको यूज़ करते हैं जब हमने लॉन्ग टर्म में पैसे लेने होते हैं किसी से, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। तो इधर यहाँ पे जो एग्जांपल ये दे रहा है, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज की दे रहा है, तो जरूरी नहीं है। जो ये ABC जो लिखा है, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस हैं। ये क्या है? ये फंक्शन, ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, कोई भी दुनिया में हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी यही फंक्शन परफॉर्म करता है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी यही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो होती है जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल एंड परचेज होती है, ठीक है। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि लोगों ने पैसा इकट्ठा करना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात यह कि जो इट मेक्स इजियर दैट लार्ज फर्म एंड गवर्नमेंट टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल। नहीं, अगर गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करना है या बड़ी बड़ी फर्म ने पैसा इकट्ठा करना है, तो वो अपने शेयर्स बेचती हैं जाके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर। और गवर्नमेंट इसी तरीके से जो है अपनी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके शेयर्स को बेचती है और पैसा इकट्ठा करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल को जनरेट करना सबसे पहला फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का। तो इसके अंदर यहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और पैसा जिन्होंने खरीदना होता है, जिन्होंने बेचना होता है, वो यहाँ पे कर लेते हैं। फिर क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट? ये करता है कि वो पब्लिसाइज करता है प्राइसेस ऑफ दी सिक्योरिटीज, यानी शेयर्स की कीमतें जो होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो कंपनीज होती हैं उनको इनलिस्ट किया जाता है। तो वहाँ पे उनकी प्राइसेस फिर बताई जाती हैं कि इनके शेयर्स की प्राइसेस अप जा रही हैं या डाउन जा रही हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज उसको बता रहा होता है। और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिफरेंट कंपनीज या गवर्नमेंट के शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रही होती हैं, वो उनके ऊपर एक नज़र रखते हैं ताकि वो डिसीजन कर सकें कि किस कंपनी के या किसके शेयर्स को बेचना है और किसको खरीदना है। वो इसलिए वो स्टॉक एक्सचेंज उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 3 जो है वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सर्टन रूल्स इन्फोर्स करती है कि किस तरीके से जो है वो लोग बिजनेस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, उनका कंडक्ट क्या होगा, और फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड फर्म्स होती हैं वो किस तरीके से उसको ऑपरेट करेंगी, और इन्वेस्टर किस तरीके से शेयर्स को खरीदेंगे बेचेंगे, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है वहाँ पे। और लोग फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा देते हैं कंपनियों को, और वहाँ से डिविडेंड जनरेट करते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं तो डिविडेंड लेते हैं उसके ऊपर। तो ये सारा काम करते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट के फंक्शंस आ गए। उसके बाद मैंने भी आपसे बताया कि शेयर्स की जो कीमतें होती हैं, शेयर, स्टॉक और इक्विटी अल्टरनेटिवली वर्ड यूज हो जाते हैं। शेयर कह लीजिए, स्टॉक कह लीजिए या इक्विटी कह लीजिए, एक ही बात है। तो शेयर की कीमतें ऊपर या नीचे जाती हैं तो वो क्या होती हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं? तो प्राइसेस ऑफ दी पर्टिकुलर कंपनी जो होती हैं, ये पहला बात बता रहा है कि किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइसेस हो सकता है कि वो चेंज ही ना हो काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए, और या ये भी हो सकती है कि एक दिन के अंदर कई दफा चेंज हो।
ये समझ आ गई बात। और फिर ये बता रहा है कि जो जनरल लेवल ऑफ द शेयर प्राइसेस, जैसे आप तमाम इंडेक्स, एक ऑल इंडेक्स शेयर बनता है, ऑल शेयर इंडेक्स, वहां से पता चलता है। जैसे पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स था, 30 इंडेक्स था। ये आपके सिलेबस में नहीं है बहरहाल, वरना ये मैं पढ़ाता कि 30 इंडेक्स कैसे बनता है, 100 इंडेक्स कैसे बनता है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस तरह बहुत सारी कंपनियां दुनिया के मौजूद हैं, उनके इंडेक्स की वैल्यू अप एंड डाउन जाती है, एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर वो अप एंड डाउन जा रही होती है एज ए होल। तो इसका मतलब ये कि एज ए कंपनियों के भी शेयर की प्राइसेस एज ए होल, कंपनियों की शेयर की प्राइसेस भी ऊपर नीचे जा रही होती हैं, और उसकी बेस पर जो इंडेक्स बनता है वो इंडेक्स भी ऊपर नीचे जा रहा होता है उसी के मुताबिक। जैसे आप इस के अंदर देखें, इस डायग्राम के अंदर आप देखें, तो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का इक्विलिब्रियम बताया गया है। यहाँ पर ये सप्लाई कर वर्टिकल है, और जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे E1 पे। तो ये शेयर की सप्लाई और शेयर की डिमांड जो है वो एक दूसरे को, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम हुआ और शेयर की कीमत आ गई P, ये कीमत आ गई। और अब फर्ज करें किसी भी वजह से शेयर की डिमांड में इजाफा हो जाता है। जब डिमांड में इजाफा होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा अपवर्ड या राइटवर्ड, और इक्विलिब्रियम अब जो होगा वो E2 पे हो जाएगा, और जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा होने की वजह से कीमतों में इजाफा हो जाएगा, और वो P से P1 पर चली जाएगी। ये जनरल सी बात है जो पहले आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि डिमांड का इफेक्ट बताया है कि अगर डिमांड किसी भी चीज की बढ़े, ये तो आपको पहले बताया हुआ है, डिमांड फॉर शेयर बढ़ेगी, किसी भी चीज की डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट नेगेटिव होता है। ये बात कई दफा मैं बता चुका हूँ कि शेयर की डिमांड में इजाफा होगा तो प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यहाँ पर यही कुछ हो रहा है। तो ये डिमांड का इफेक्ट है प्राइस पर, ये पॉजिटिव है। तो ये नजर आ गया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पर जो बेसिक इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पर E1 पे, ये P पर। इसके अंदर हमने डिमांड को वही रखा है और सप्लाई बढ़ा दी, यानी कंपनी अपनी शेयर की सप्लाई बढ़ा देती है। जब शेयर की सप्लाई बढ़ेगी तो पहले वर्टिकल सप्लाई करे तो वर्टिकली शिफ्ट होगा अपवर्ड, राइटवर्ड यानी। तो इक्विलिब्रियम अब कहाँ पे हो जाएगा, E2। इसमें सप्लाई बढ़ी है, और सप्लाई जब भी बढ़ती है आपको पता है किसी भी चीज की सप्लाई बढ़े तो उसकी कीमत पे क्या फर्क पड़ता है। मार्केट में टमाटर ज्यादा आ जाए तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कोई भी चीज ज्यादा आ जाए जिसकी सप्लाई बढ़े तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखें प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब इक्विलिब्रियम, ये सप्लाई बढ़ी है, ये एरो से पता चल रहा है आपको। सप्लाई के बढ़ने के नतीजे में कीमत क्या हो गई है, नीचे चली गई, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन प्राइस का सप्लाई पे इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो इन दो ग्राफ के अंदर हमें ये समझ आ गया कि अगर कंपनी ये शो करती है कि हम डिमांड क्यों बढ़ेगी कंपनी के शेयर की, जब कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी, लोगों को प्रॉफिट ज्यादा देगी, तो मेरी कंपनी है और वो अपनी डिविडेंड ज्यादा दे रही है, शेयर ज्यादा दे रही है, तो लोग सारे भागेंगे ना कि इस कंपनी के शेयर खरीदो। तो कंपनी की जब पोजीशन बेहतर होती है, उसके रिजल्ट बेहतर होते हैं, तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं उसकी शेयर की, ठीक है ना जी। और दूसरी तरफ अगर उसकी सप्लाई में ज्यादा क्यों करेगी कंपनी शेयर में, जब कंपनी को पैसे की ज्यादा जरूरत होगी तो वो ज्यादा शेयर देगी मार्केट के अंदर कि जी मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, जिसके नतीजे में इसकी कीमतें जो है वो गिर जाएंगी। तो बहरहाल ये जरूरी नहीं है कि इसमें फैक्टर्स जो है, ये तो खुद डिमांड और सप्लाई उस शेयर के जो है वो खुद प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो मार्केट से रेलेवेंट नहीं होते हैं, उनकी वजह से भी शेयर की कीमतें अप एंड डाउन चली जाती हैं। जिसमें एक फैक्टर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर अभी पता चले कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो उसके नतीजे में क्या होगा, शेयर की कीमतें अप डाउन हो जाएंगी। या जनरल कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी अगर लोगों का खत्म हो जाए तो लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से ही लोगों को अंदाजा होता है कि मुल्क के एज ए होल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमी की स्टेबल होने का। जैसे आप इंसानी जिस्म के डिफरेंट हेल्थ की इंडिकेटर से चेक करते हैं ना कि इसकी ब्लड प्रेशर कितना है, इसका जनाब बंदे का जो है वो ब्लड का जो है ना वो कितना आ रहा है उसके अंदर, उसका यूरिन टेस्ट करके देखते हैं। इससे बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिससे
एक इंसानी जिस्म की सेहत का अंदाजा लगाया जाता है, इस तरह इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा में एक इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होता है, जिससे पता चलता है कि एज ए होल इकोनॉमी की पोजीशन क्या जा रही है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो रेलिवेंट इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल के दौर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर उसके पैटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। यानी कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर बिग चेंजेस आई हैं, और ये 4 चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ ये नज़र आ रही है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अब वो ग्लोबलाइज्ड हो गई। ग्लोबलाइज्ड का मतलब ये है कि अब अगर मैं चाहूँ कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई किसी कंपनी के शेयर खरीद लूँ, तो मुझे न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन करूँगा, और अगर मेरा अकाउंट मौजूद है, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मेरा अकाउंट है मेरा, तो मैं वहीं से उन कंपनी के शेयर खरीद सकता हूँ। इस तरह वो लोग भी हमारे मुल्क के अंदर हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे मुल्क के कंपनियों के शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो पूरी कैपिटल मार्केट, अब वो जरूरी नहीं कि आप वहां जाके खरीदेंगे। तो इंटरनेशनली जो है हर मुल्क की जो कैपिटल मार्केट है वो इंटीग्रेटेड हो गई है, मिल गई है। आप एक वेबसाइट के जरिए किसी भी मुल्क की कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट में जाके उनके शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये पहली बिग चेंज आई है दुनिया के अंदर कि अब जो कैपिटल मार्केट्स हैं यानी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो ग्लोबलाइज्ड हो गई हैं, इंटरलिंक्ड हो गई हैं एक दूसरे के साथ थ्रू इंटरनेट। फिर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द डेट। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द डेट मींस क्रिएटिंग द ट्रेडेबल सिक्योरिटीज विच आर बैक्ड बाय लेस लिक्विड एसेट्स। यानी अब ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसी सिक्योरिटीज जिनके पीछे इतने ज्यादा लिक्विड एसेट नहीं है उनकी बैक पे, जैसे मॉर्गेज है या अदर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, वो भी हो सकता है। नंबर 3 इसके अंदर ये है कि रिस्क मैनेजमेंट। अब आप रिस्क भी अपना मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को असेस भी कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप ये समझते हैं कि किसी कंपनी का शेयर मुझे बेचना है या किसी कंपनी का शेयर मुझे खरीदना है, तो क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है? क्योंकि आप ये समझते हैं कि इस कंपनी की जो वर्थ है उसमें कमी आ रही है, या इसकी डिविडेंड शायद मुझे ज्यादा ना मिले, तो आपको उसमें रिस्क ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप फिर उसको अपने उस कंपनी के उस जिसके शेयर्स आपके पास होते हैं उनको बेच भी सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक और टर्म यूज होती है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ये होते हैं कि उसके अंदर स्वैप्स होते हैं, उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं, ये जैसे लिखा हुआ ऑप्शंस एंड स्वैप्स। ये क्या है? इनको डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ये आपको अलाउ करते हैं कि आप, ऑप्शन का मतलब होता है कि राइट, आपको राइट दे देते हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल, वेन एवर यू वॉन्ट टू परचेज। यानी इसे टेक्निकली लैंग्वेज के अंदर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कहते हैं, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह स्वैप्स होते हैं। स्वैप का मतलब होता है कि आप अदला बदली कर लेते हैं, यानी डेट को इक्विटी के साथ स्वैप कर लेते हैं। इस तरह कई तरह के स्वैप हैं। तो ये इसलिए कि जब आप चाहें कि आपको इसमें रिस्क है तो आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लें जिसमें रिस्क जो है वो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको एफएटी पढ़ाया था, फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, याद है ना? ये वही चीज हो रही है कि जब चाहें आप अपने मेच्योरिटी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप उसमें जो रिस्क है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करने के बजाय फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लें, जिससे आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाता है। और आखिरी बात यह कि अब इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि अब उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज किया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उन्होंने अपना जो ट्रांजैक्शन बेस्ड एक्टिविटीज थी ना उसको कम कर दिया है, और जो फी बेस्ड एक्टिविटीज है ना उनको ज्यादा कर दी है। ये तब्दीलियां आई हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। ट्रांजैक्शन बेस्ड एक्टिविटीज कम कर दी हैं बैंकों ने, और ट्रांजैक्शन फी बेस्ड एक्टिविटीज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ट्रांजैक्शन मींस के वो पहले डिपॉजिट होल्ड करते थे, लोन देते थे, ये ट्रांजैक्शन बेस्ड एक्टिविटीज हैं।
और जो फी बेस्ड एक्टिविटीज है वो ये कि सेलिंग एडवाइस देते हैं, सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कमीशन के लिए, ये सारा काम उन्होंने ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो दिस इज अ चेंज इन द कैपिटल मार्केट्स। चेंजेस इन द कैपिटल मार्केट क्या क्या आई है मैंने अभी आपको बता दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। उसके बाद जी आखिरी बात इसके अंदर है द सेंट्रल बैंक एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का लेंडर कहते हैं कर्ज देने वाला, लेने वाला नहीं, लेने वाले को बोरोवर कहते हैं। लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं आखिरी सहारा। तो सेंट्रल बैंक किन का आखिरी सहारा है? बैंकों का आखिरी सहारा है, तमाम बैंकों का, क्योंकि तमाम बैंकों का समझ लीजिए ये अब्बा है। तो ये इनका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, यानी आखिरी सहारा। बैंकों के पास अगर पैसा कम पड़ जाए या उनको जरूरत पड़े तो उनका आखिरी सहारा कौन है? तमाम का वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना जी। और इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन बैंकिंग सिस्टम एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम को क्या देता है? कर्जा देता है। और इसका मतलब वेयर बाय इट लैंड्स, इट मींस सेंट्रल बैंक लैंड करता है यानी कर्जा देता है टू द बैंकिंग सिस्टम। और बैंक जब बैंकों को पैसों की कहीं और से पैसा ना मिल रहा हो तो बैंक है वो सेंट्रल बैंक से कर्जा लेते हैं। तमाम कौन भला? तमाम कमर्शियल बैंक्स, यानी बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, और ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्जा देता है उसे बैंक रेट कहते हैं या डिस्काउंट रेट कहते हैं। अच्छा, अब आगे ये है द बैंक। मैंने आपको बताया था इस किताब में द बैंक का मतलब है, जब द लिखेगा और बी का, बैंक का बी कैपिटल लेटर लिखेगा तो इसका सेंट्रल बैंक है। ये यहां पर इस किताब के अंदर, वैसे ये पूरा लिखेगा तो द बैंक ऑफ इंग्लैंड है असल में ये। तो द बैंक ऑफ इंग्लैंड लिखने के बजाय ये लिखता है द बैंक। द बैंक का मतलब इस किताब में है सेंट्रल बैंक। तो आपने सेंट्रल बैंक ही पढ़ना है इसको। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो कैश देगा, सप्लाई करेगा कैश किसको? तमाम बैंकिंग सिस्टम को। जब उनके पास क्या होगी? बैंकों के पास कैश शॉर्टेज होगी। जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक उनको कैश सप्लाई करेगा, यानी कर्जा देगा। और उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो बाय करता है बिल्स को और अदर फाइनेंशियल। जब बैंकों को कर्जा देना होगा तो किसी बेस पे देना होगा ना, तो वो बैंकों से बाय करेगा क्या? बिल्स, उनके अपने जो बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके होते हैं, और उसके बदले में उनको कर्जा दे देगा। ठीक है ना जी। यानी उन एक्सचेंज फॉर दैट वो उनको कैश दे देगा। मतलब बैंक अपने, हो सकता है वो कमर्शियल पेपर इश्यू करे, वो कमर्शियल पेपर सेंट्रल बैंक रख लेगा और उसके ऊपर जितनी अमाउंट लिखी है वो दे देगा उनको। और फिर जब वो कर्जा लेने का तरीका ये है, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेगा। और जब देखता है कि बैंकिंग सिस्टम के पास कैश क्या है? सरप्लस है। जब बैंकों के पास कैश सरप्लस होगा तो फिर वो उस एक्सेस कैश को रिमूव भी करता है बैंकिंग सिस्टम से। कैसे करता है? इधर तो बाय किया था ना सेंट्रल बैंक ने, बाय किया था बिल्स को उनके। अब यहां पे वो फिर सेल करता है और उनको वापस दे देता है उनके जो कागज का टुकड़ा होता है। वो कागज का टुकड़ा उनके पास चला गया और पैसा वापस सेंट्रल बैंक के पास आ जाता है। तो ये दो तरीके हैं, यानी बैंकिंग सिस्टम को कर्जा देना, बैंकिंग सिस्टम से कर्जा लेने के दो तरीके हैं। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। और इसको हम ओपन मार्केट, इसको हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, जो कि बैंक करता है। बैंक मींस सेंट्रल बैंक करता है। यानी उनके जो बिल्स हैं उनको खरीदना। और ये बिल जरूरी नहीं उन बैंकों के अपने ही हो, वो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल वगैरह को भी बेचता और खरीदता है, सेंट्रल कमर्शियल बैंक से और सेंट्रल बैंक से। ठीक हो गया ना? कैसे? मैं दोबारा बता दूं कि बैंकों ने असल में कर्जा देता है। बैंक्स जो होते हैं, आम बैंक्स होते हैं, वो कर्जा देते हैं गवर्नमेंट को थ्रू सेंट्रल बैंक। समझ गए? थ्रू सेंट्रल बैंक। और उसके लिए क्या करेंगे? ट्रेजरी बिल कौन बेचेगा? सेल करेगा। कौन सेल करेगा? सेंट्रल बैंक सेल करेगा। किनको? कमर्शियल बैंक्स को। सेल क्या कर रहा है? जैसे ये वाली बात कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल सेल करेगा। वो ट्रेजरी बिल जब सेल कर देगा तो वो पैसा वापस लेके गवर्नमेंट को दे देगा, वो जब गवर्नमेंट को कर्जे की जरूरत पेश आएगी। और इसी तरीके से
जब उनको पता लगेगा जी हमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे जी ठीक है, हम उसको कमर्शियल बैंक बाय कर लेगा। किससे? कमर्शियल अपना सेंट्रल बैंक बाय कर लेगा कमर्शियल बैंक से, वो ट्रेजरी बिल जो उन्होंने लिए हुए हैं। तो वो बाय कर लेगा, तो उनको क्या चला जाएगा? पैसा वापस चला जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस समझ आ गई बात के नहीं? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर इसी तरीके से वो मनी की कैश की शॉर्टेज और कैश के सरप्लस को वो डील करता है। अगर कहें तो मैं एक दफा फिर दोबारा से इसको आपको समझा दूं, इधर समझा देता हूं, मजीद वाज़ेह कर देता हूं। देखें, ये एक ट्रेजरी बिल है। अब ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और ये ट्रेजरी बिल फॉर एग्जांपल 1000, चलो ये कर लेते हैं $1,00,000 की। अब ये ट्रेजरी बिल है। अब ये किसके पास है? एक तरफ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये है हमारा सेंट्रल बैंक। अब ये सेंट्रल बैंक, इधर है बैंक एचबीएल है, यूबीएल है और बाकी बहुत सारे बैंक हैं। अब एसबीपी क्या करता है? वो कहता है जी कर्जा, गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल बैंक से कहती है, स्टेट बैंक से कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि मुझे कर्जा ले दो $1,00,000 का। वो ये ट्रेजरी बिल कहता है, एसबीपी कहता है हाँ भी किसी ने ये ट्रेजरी बिल लेनी, तो ये ट्रेजरी बिल ये इनको बेच देता है, इसको बेच देता है, या इसको बेच देता है, या इसको बेच देता है। समझ आ गई बात? तो ये इसका मतलब ये कागज का टुकड़ा अब इनके पास चला गया, इन बैंकों के पास चला गया। तो ये जो अमाउंट लिखी हुई है, ये अमाउंट ये किसको दे देंगे? सेंट्रल बैंक को दे देंगे। तो इनसे पैसा इधर आ गया ना, इनसे पैसा इधर आ गया, और सेंट्रल बैंक इसके ऊपर, जाहिर सी बात है ये ट्रेजरी बिल हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है, तो जितनी भी इन्होंने परचेज की होगी, तो ये तकरीबन 6 माह की अगर ये है, तो 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद ये बैंक जो है वो स्टेट बैंक को ये वापस करेंगे, ये वाली चीज वापस करके इसके ऊपर ये 1 लाख रुपए ले लेंगे, $1,00,000 ले लेंगे। समझ आ गई बात आपको? ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें वो इस ट्रेजरी बिल को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। क्लियर? और जो ये इसको खरीदने का तरीका है वो मैं पहले आपको इधर समझा चुका, इशू होती है, ये मैंने आपको पूरी एग्जांपल से समझाया कि ये इसको 1 लाख कर लीजिए, इसको 90,000 कर लीजिए, जैसे भी करना है। दोबारा ये इसका डिस्काउंटेड अमाउंट बैंकों को पहले पता चल जाती है कि इन्हें हम कितना बेनिफिट हुआ है इसके ऊपर खरीदने पर, क्योंकि ये अगर एचबीएल ने खरीदी है और ये $1,00,000 की, हो सकता है इन्होंने 98,000 की खरीदी हो, तो इनको खरीदते पता चल गया कि इनको $2,000 का बेनिफिट है। ये इसका फायदा है इसको एचबीएल को। ये सिर्फ 6 महीने के लिए इसने ये $1,00,000 देना है एसबीपी को, और 6 महीने बाद इसने ये ट्रेजरी बिल इसको वापस करनी है, और इसने स्टेट बैंक ने इसको $1,00,000 वापस कर देना है। तो इसने खरीदी कितने की थी एचबीएल ने? 98,000 की, तो 2,000 इसका बेनिफिट है। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो है ना, ओपन मार्केट सेल और ओपन मार्केट परचेज। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचना, किसने खरीदना है? इसने, सेंट्रल बैंक ने खरीदना है और सेंट्रल बैंक ने बेचना है। किस से खरीदना है? इनसे खरीदना है और इन्हीं को ही बेचना है। इन्हीं मीन्स बैंकिंग सिस्टम को। आप भी खरीद सकते हैं, मिस्टर ए भी ले सकता है, लेकिन अगर इतना पैसा है तो आप भी गवर्नमेंट को कर्जा दे सकते हैं। सेंट्रल बैंक से आप ये खरीद सकते हैं $1,00,000 की सिक्योरिटी, आप भी खरीद सकते हैं। नहीं, बैंकिंग भी और नॉन बैंक भी। ये मिस्टर ए नॉन बैंक है, तो जरूरी नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम ही खरीदे इसको। ठीक हो गया ना जी? अच्छा, उसके बाद दोबारा से इस चीज को समझिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने भी आपको समझा दिया। इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि एक ओपन मार्केट सेल है और एक ओपन मार्केट परचेज है। ओपन मार्केट सेल के अंदर क्या होगा और ओपन मार्केट परचेज के अंदर क्या होगा, ये पूरी जो कहानी है, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या लिंक है, ये मैं आपको समझाने लगा हूं अब। और ये मैं समझाता हूं आपको, देखें इस बात को समझें। ओपन
मार्केट परचेज पहला, और दूसरा है ओपन मार्केट सेल। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि परचेज का मतलब है ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या मतलब है? ये है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और ये क्या है? ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। किन से करता है? बैंकिंग सिस्टम से या नॉन बैंक से? ये बात समझ रहे हैं। तो जब ओपन मार्केट परचेज करेगा, परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी किससे परचेज करेगा? फ्रॉम फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम या नॉन बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम का मतलब है ये सारे बैंक्स, HBL, UBL जितने भी हैं, फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम कह लीजिए इसको। और ये सेल किसको करेगा? ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू किसको सेल करेगा? टू बैंकिंग सिस्टम या नॉन बैंक्स, यानी हम तुम लोग सारे आम लोग बैंक के अलावा। तो ये पूरी बात समझ आ गई। इसको इसको कहते हैं ओपन मार्केट परचेज, OMP, और इसको कहते हैं OMS। और दोनों को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दो ऑपरेशंस हैं, एक सेल करने का ऑपरेशन, एक परचेज करने का ऑपरेशन। जब ये परचेज करेगा, यानी परचेज करने का मतलब है बाय करेगा। किससे बाय करेगा? बैंकिंग सिस्टम से बाय करेगा। क्या? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बाय कर रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ेगा? सप्लाई ऑफ मनी, या इन अदर वर्ड्स क्रेडिट, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी परचेज की जरूरत में। ठीक है ना जी। और इधर इस सूरत में सप्लाई ऑफ मनी या क्रेडिट कह लीजिए, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जब उन्होंने बाय कर लिया, जब बाय कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक ने परचेज कर लिया। तो सेंट्रल बैंक जब बाय करेगा सिक्योरिटी को, तो बैंकों के पास पैसा आ जाएगा या चला जाएगा? आ जाएगा। क्यों भला? क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी तो एक कागज का टुकड़ा है ना, ये उन्होंने खरीद ली, तो कागज के टुकड़े के ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है वो इनको देगा बैंक। समझ रहे हैं बात? और जिसकी वजह से बैंकों के पास मनी या कर्जा देने के लिए पैसा ज्यादा आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये जब बाय करेगा ये इनसे, ये सेंट्रल बैंक जो है ये $1000 जो इससे वापस लेगा, तो ये नहीं कहेंगे जी आपने ये कागज टुकड़ा आपसे हमसे वापस ले लिया, ये कहेंगे, ये बैंकिंग सिस्टम कहेगा जी आपने ये वापस ले लिया, या HBL कहेगा ये मेरा ट्रेजरी बिल आपने वापस ले लिया, इसके ऊपर जो अमाउंट लिखी है आप मुझे वापस करो। तो ये वापस देगा ना इसको अमाउंट फिर। तो इसके नतीजे में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए? और इधर जरा समझें, अगर बैंकिंग सिस्टम को ये सेल कर दे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या करे? सेल कर दे। कौन भला? सेंट्रल बैंक सेल करेगा तो ये कागज सेंट्रल बैंक उठाएगा और इसको बेच देगा, HBL को या UBL को या ABL को बेच देगा। तो इनसे ये पैसा ले लेगा ना इसके बदले में, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा इनके पास चला जाएगा और इसके ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है वो स्टेट बैंक के पास आ जाएगी, जिसके नतीजे में बैंकों के पास मनी कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? तो सेल के नतीजे में सप्लाई ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपके सामने। और परचेज की सूरत में सप्लाई ऑफ मनी, ये परचेज कार कौन रहा है? ये यहां पे ओपन मार्केट परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द, कौन कर रहा है? ये सेंट्रल बैंक कर रहा है। परचेज भी सेंट्रल बैंक कर रहा है, सेल भी सेंट्रल बैंक कर रहा है, ये ज़हन में रखें। यानी यहां पे शुरू में अगर लिख लें, यहां पे शुरू में अगर लिख लें कि सेंट्रल, सॉरी, सेंट्रल बैंक
बैंक्स, ये पहला है, यानी सेंट्रल बैंक का परचेज करना, और नंबर टू सेंट्रल बैंक का ही सेल करना। सेंट्रल बैंक परचेज कर रहा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, किन से? बैंकिंग सिस्टम से। फिर इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ही सेल कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम को सेल कर रहा है, और क्या सेल कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। समझ गए? अब जब किसी भी चीज की, मैंने आपको बताया हुआ, सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इधर मनी की सप्लाई की मनी की कीमत क्या है? इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कहां चला जाएगा? यहां पे नीचे चला जाएगा। और इसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट, जब इसकी सप्लाई कम होगी तो इसका इंटरेस्ट रेट कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट परचेज करेगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ये आपको एमसीक्यूज में आना चाहिए कि जब भी सेंट्रल बैंक परचेज करेगा तो इंटरेस्ट रेट किधर जाएगा? नीचे जाएगा। जब सेंट्रल बैंक जब सेल करेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। ये चीज इसी तरीके से जब सेंट्रल बैंक परचेज करेगा तो मनी सप्लाई ऊपर जाएगी। सेंट्रल बैंक जब दूसरी सूरत में सेल करेगा तो मनी सप्लाई नीचे जाएगी।